हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी लास्ट वीक 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को सीआईएसएफ का एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ। ये एग्जाम टोटल में 4 शिफ्ट में हुआ। 30 अक्टूबर को 3 शिफ्ट और 31 को 1 शिफ्ट। अब इन चारों शिफ्ट में मिला करके वोकैब के लगभग 53 क्वेश्चंस आए हैं। आज की इस क्लास में हम इन्हीं 53 क्वेश्चंस में से जो बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, लगभग 25 टू 30, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। जो पूरी फाइल है, पूरा जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है ई बुक के फॉर्मेट में, सारी वोकैब का यानी कि टोटल 53 वर्ड्स का, इसे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल जो स्टूडेंट्स ना जानते हो मैं बता दूं, अश्विन क्लासेस के नाम से है। साथ ही साथ एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दिया गया है। एप्लीकेशन का नाम है अश्विन क्लासेस और इसी के आगे लखनऊ लिख लेना है। राइट? हाँ, आइए क्लास को शुरू कर देते हैं। और शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी एक छोटा टीचर बड़ा टीचर बन सकेगा, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकेगी। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने एक ईडियम दिया है, ईट लाइक अ हॉर्स। अब इसका क्या मीनिंग है? ईट टू एक्सेसिवली यानी बहुत ज्यादा खाना, बीइंग वेरी हैप्पी बहुत ज्यादा खुश होना, क्विक सेल आउट बहुत जल्दी बिक जाना, ईटिंग टू लेस बहुत कम खाना। ये इसका सही आंसर है, ईटिंग टू एक्सेसिवली बहुत ज्यादा खाना। ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े के पास दो ही काम है, या तो दौड़ो या तो खाओ। घोड़ा अगर चुपचाप बैठा है तो वो चढ़ता रहेगा, कुछ ना कुछ खाता रहेगा। अक्सर ये देखिए, घोड़े के मुंह पे अक्सर ये थैला बंधा हुआ आपने देखा होगा। जब तांगा चलाया जा रहा होता तब तो अलग बात है, लेकिन जैसे ही तांगे वाला तांगे को रोकता है, तुरंत ये थैला घोड़े घोड़े की गर्दन से ऐसे फंसा देता है और वो खाने लगता है। तो घोड़ा बहुत खाता है। जब वो दौड़ नहीं रहा होता वो खाता ही रहता है। लूज करिए तो वो चरने लगता है। तो ईट लाइक अ हॉर्स मतलब समबडी हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा खाता हो, उसके लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। She had an uncanny feeling that she was being watched. सिनोनिम बताना है आपको अनकैनी का। ध्यान से समझिए। मैं मानता हूं आपको अनकैनी का मीनिंग नहीं मालूम है, लेकिन आप रूल ऑफ एलिमिनेशन से कर सकते हैं। एविडेंट, ऑब्वियस और अपेरेंट, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। एविडेंट मतलब क्लियर स्पष्ट, ऑब्वियस मतलब भी क्लियर स्पष्ट, और अपेरेंट का मतलब भी क्लियर स्पष्ट। यानी ये कोई नहीं होगा, ये हो जाएगा सर। अनकैनी का मीनिंग भी यही होता, जो चीज रहस्यात्मक हो, हाँ, मिस्टीरियस लगे, इनिग्मैटिक लगे आपको, अनक्लियर लगे, हेजी लगे, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं अनकैनी के। हाँ, अनकैनी एक अपने आप में एक नया और अच्छा वर्ड है, बहुत से लोग नहीं इसको सुने हुए होते हैं। दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं इस वर्ड को जो है रख लेता हूं। तो अनकैनी का मीनिंग क्या है? जो चीज रहस्यात्मक है, जिसके बारे में कुछ खुल के या क्लियरली बताया नहीं जा सकता। मूविंग ऑन, सिनोनिम बताना है आपको इराडिकेट का। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इराडिकेट प्रीजुडिसेस सो डीपली रूटेड एंड नेचुरल। कहा जा रहा है जो पूर्वाग्रह है, जो बहुत गहराई से सब जड़ा हुआ है, उसको उसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है उसे खत्म करना। इराडिकेट करने का मतलब होता है रूट आउट कर देना सर, जड़ से उखाड़ फेंकना, रूट आउट कर देना। हालांकि इरेडिकेट एक पॉजिटिव वर्ड है, इस बात को ध्यान में समझिएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेजुडिस लिखा है इसका मतलब पूर्वाग्रह है। प्रेजुडिस में क्या होगा कि आप व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, कद काठी, शक्ल, सूरत, नस्ल, इसके आधार पर जज करेंगे, और जज करेंगे तो किसी को खराब और किसी को बेहतर मान लेंगे। तो ये नेगेटिव है प्रेजुडिस जो है। अब किसी गलत चीज को इरेडिकेट करें, खत्म करें, तो ये तो अच्छी बात है। तो इरेडिकेट पॉजिटिव वर्ड है, रूट आउट इसका फ्रेजल वर्जन है। अबॉलिश भी इसको कहा जाता है, ठीक, अबॉलिश करना, एनल करना भी कह सकते हैं। अब देखिए सर, प्रिजर्व, प्रिजर्व, फॉर्म और प्रोटेक्ट एक जैसे वर्ड है। फॉर्म मतलब बनाना, फॉर्म का मतलब क्या? डिजाइन करना, क्रिएट करना। प्रिजर्व मतलब बचा के रखना, प्रोटेक्ट बचा के रखना। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम, राइट? तो डिस्ट्रॉय ही तो होगा इरेडिकेट का सिनोनिम। हालांकि दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। इरेडिकेट में आप किसी गलत चीज को खत्म करते हैं तो अच्छा वर्ड है। डिस्ट्रॉय तो आप किसी की लाइफ को भी कर सकते हैं, किसी के करियर को भी कर सकते हैं। तो वो तो एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ही होता है खत्म करना, विनाश करना, राइट? खैर, आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बहुत ही शानदार फ्रेज है। क्या मीनिंग हो सकता है लाइट एट द एंड ऑफ द टनल का? मैं चाहूंगा आप इस इमेज से देखिए, ये एक टनल है जिसमें अंधेरा है। आप अगर अंधेरे में हैं तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ फंस गए हैं। आप बहुत अनसर्टेन हो जाएंगे, नर्वस होंगे, फ्राइटेंड होंगे, घबरा जाएंगे। आप मतलब एक तरीके से लगेगा आप डेंजरस सिचुएशन में आ गए हैं, अनसेफ हो गए हैं। लेकिन फिर आपको ना दूर से रोशनी आती हुई दिखेगी, टनल के दूसरे एंड से जो है वो दूर से रोशनी आती हुई जब आपको दिखेगी तो अब आपको क्या लगेगा, अरे नहीं हम तो बच गए। एक तरीके से जब आप डेंजर में हैं, अनसेफ पोजीशन में हैं और वहां पर आपको लग रहा है देयर इज अ चांस टू escape, देयर इज अ चांस टू सेव योरसेल्फ, देयर इज अ चांस टू प्रोसीड, देयर इज अ चांस टू डील विद, तो उसको कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इसका ये मीनिंग है सीइंग साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द फ्यूचर। अभी तो लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अभी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है बना ही रहेगा, अभी ये जो गरीबी है रहेगी ही रहेगी। लेकिन माँ बाप बच्चों को लेके यही सोचते हैं। माँ बाप को लगता है कि हम तो मिडिल क्लास फैमिली में या पुअर फैमिली में ये जीवन काट रहे हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों से उम्मीद है कि आगे जा करके ये कुछ बेहतर करेंगे। सो फॉर पेरेंट्स द किड्स आर लाइक लाइट्स एट द एंड ऑफ टनल्स, इस तरीके से seeing signs of improvement in future, ये है इसका सही आंसर। My poor grandmother started to go insane after she had a stroke। अब उनको स्ट्रोक लगा, झटका लगा, मान लो वो थोड़ा सा बीमार हो गई। सो स्ट्रोक कई प्रकार के होते हैं, एक पैरालिसिस का स्ट्रोक होता है, एक ब्रेन स्ट्रोक होता है, एक हार्ट अटैक होता है। तो उसके बाद से शी स्टार्टेड टू गो इनसेन। सो गो इनसेन का मतलब हो जाता है जब आप सामान्य तरीके से पेश ना आ रहे हैं, आप पागलों के जैसे रिएक्ट कर रहे हो। एक्चुअली में सेन का मतलब होता है समझदार, तो इनसेन का मतलब हो जाएगा पागल। दरअसल पूरी बात यह है कि SAN एक रूट है जिसका मतलब होता है अच्छा, वेल, ठीक ठाक, हेल्दी जिसको कह सकते हैं, राइट। SAN। तो अगर इफ समबडी गो इनसेन, इफ समबडी गोज इनसेन, तो वो क्रेजी हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मैड हो जाएगा। जो लोग इस रूट से याद करना चाहते हैं वहां से याद कर लें। सैन से सैनिटोरियम बनता है, सेनिटी बनता है, सेन बनता है, इनसेन बनता है, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। और जो ऐसे ना समझे वो ये समझे कि जो आदमी इंसान नहीं रहा वो गो इनसेन हो गया है, ऐसे समझ सकते हैं। गो इनसेन के लिए जो इडियम है वो है टू लूज योर मार्बल्स, इसका यही मतलब होता है। अब होता क्या है कि मार्बल्स कंचियों को कहते हैं। छोटे बच्चे जो कंचियां खेलते हैं, अगर उनकी कंचियां खो जाती, कोई चोरी कर लेता है तो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत झगड़ा कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं। मतलब उनके लिए वो बहुत डियर है, तो वो चीज अगर उनसे छीन ली गई तो वो लड़ाई करेंगे। अच्छा, क्राई वोल्फ का मतलब होता है झूठ मूठ का नाटक करना, कि आप दुख में हैं, प्रिटेंड ग्रीफ। ये भेड़िए से आया। भेड़िया जब रोता है तो लोगों को लगता है, भेड़िया बेसिकली रोता ही नहीं, भेड़िया आवाज देता है, तो लोगों को लगता है वो रो रहा है, जबकि वो सिर्फ आवाज दे रहा है। और वो ऐसी आवाज देता है कि किसी को अपने जाल में फंसाता है वहां। तो एक तरीके से झूठ मूठ का नाटक करना कि आप बहुत दुखी हैं। पाम ऑफ, पाम ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को हैंड ओवर कर देना। पाम का मतलब हथेली, तो आपकी हथेली में कोई चीज है तो आपने उसे पाम ऑफ कर दिया, यानी कि आपने वो चीज किसी और को दे दी। आपके पास एक सिगरेट थी, यू पाम्ड इट ऑफ ऑन मी, आपने वो चीज मुझ पर ला दी, मुझ पर दे दी। आपको कोई काम दिया गया था कि आप इस काम को आपको करके रखना है, आपने वो काम जो अपने साथी को दे दिया, यू पाम योर वर्क ऑफ ऑन योर कॉलीग। तो किसी को हैंड ओवर कर देना कोई चीज, खास तौर पे अपने आप को बचाने के लिए कि हमको ये काम ना करना पड़े, हमको ये बोझ ना उठाना पड़े। सो लेट्स palm it off on somebody else, palm it off on somebody else। टेक अ रेन चेक। टेक अ रेन चेक का मतलब होता है जब आप ये कहें कि नॉट पॉसिबल राइट नाउ बट विल कंसीडर इट लेटर, वी मे कंसीडर इट लेटर, मतलब अभी तो नहीं संभव है लेकिन देखा जाएगा, हो सकेगा तो आगे जरूर करेंगे। जैसे कि आप किसी से जॉब मांगने के लिए गए तो एम्प्लॉयर ने बोला वी डोंट हैव एनी वैकेंसी राइट नाउ बट विल डेफिनेटली टेक अ रेन चेक, पर हम आगे जरूर देखेंगे। मतलब नॉट पॉसिबल राइट नाउ बट कैन बी अप्लाइड लेटर ऑन अ लेटर टाइम और डेट, इस तरीके से। ये आया कहां से है? जो
स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती जैसे बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, खासतौर पे जो बड़े गेम्स हैं जिनको देखने के लिए लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारी भीड़ में आते हैं, तो क्या होता है कई बार ये जो मैचेस होते हैं ये ओपन एरियाज में होते हैं। फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ना क्रिकेट हो गया, ये सब ओपन ग्राउंड्स में होते हैं। अब ओपन ग्राउंड्स में कई बार बारिश हो जाती है, बारिश होने की वजह से गेम स्पॉइल कर जाता है, धुल जाता है। अब जिसने टिकट ले रखा है, मान लीजिए एक मैच का उसने 10 डॉलर्स में टिकट ले रखा है, किसी ने 3000 में टिकट ले रखा है, तो उसको तो खराब लगेगा यार, ये तो बारिश ने काम बिगाड़ दिया। अब क्या करें, तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि हम ना, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, हम आपका पैसा रिफंड नहीं कर सकते, लेकिन हम आगे जो है जब आप नेक्स्ट मैच देखने आएंगे तो हम उसमें कुछ कंसेशन कर देंगे, या फिर हम इस मैच को रीशेड्यूल करेंगे और उसमें आपको एंट्री अलाउ कर देंगे। तो अभी तो मैच नहीं हो सकता बिकॉज रेन हैज स्पॉइल्ड द मैच, लेकिन ये 4 days के बाद या आफ्टर सम डेज, आफ्टर कपल ऑफ डेज जब ये फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा, सो विल डेफिनेटली टेक अ रेन चेक। हम जरूर उसमें देखेंगे कि आपको जो है अलाउ कर दिया जाए, एंट्री दे दी जाए। सो नॉट पॉसिबल राइट नाउ बट कैन बी अप्लाइड ऑन अ लेटर डेट। A reserve for animals, birds, etc. in their natural habitat. कोई बहुत टफ वन वर्ड नहीं है ये, लेकिन मुझे लगा कि मुझे शामिल करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड। अब लिखा है कि एक रिजर्व जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए, उनके नेचुरल हैबिटेट में। नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है जहां वो रह रहे हैं। तो अब जानवर कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं एक तरीके से, तो एक तरीके से तो फॉरेस्ट, हाँ आंसर होना चाहिए, पर फॉरेस्ट कोई रिजर्व प्लेस नहीं है। जंगल में क्या होता है कि हिरन तो पूरे जंगल में कहीं भी जाए, भालू पूरे जंगल में कहीं भी जाए, शेर पूरे जंगल में कहीं भी जाए, लेकिन जो रिजर्व प्लेस है, जंगल में ही जो रिजर्व प्लेस है, जंगल के भीतर जो जंगल आपके लिए बनाया गया आपकी सेफ्टी के लिए, उसको सैंक्चुरी कहा जाता है। मतलब जंगल जैसा ही होगा लेकिन आप वहां सेफ भी होंगे क्योंकि वो रिजर्व प्लेस होगा। ऐसे जंगल में तो हिरन रहता है, वो उसका प्लेस है, घर है, लेकिन वो वहां सेफ नहीं भी होता क्योंकि शेर कभी भी उसको दौड़ा सकता है, मार सकता है। पर जब वो रिजर्व प्लेस में होगा, जंगल में ही किसी रिजर्व प्लेस पे होगा, तो वहां पर चारों तरफ से उसे बंद रखा जाएगा, तो उसे खाने पीने को सब दिया जाएगा, बहुत बड़ा ग्राउंड होगा, लेकिन शेर उस पर हमला नहीं कर पाएगा। तो वो रिजर्व प्लेस कहते हैं, ऐसे प्लेस को सैंक्चुरी कहा जाता है। ये आंसर है। एवियरी खास तौर पे सिर्फ बर्ड्स के लिए होता है, यहाँ पर तो एनिमल्स भी आ गया और ईटीसी भी आया है, राइट। सेंचुरी तो 100 को कहते हैं। अ पर्सन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, एक बंदा जो अकाउंट्स का यानी कि लेन देन का, लेखा जोखा का ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है। एग्जामिनेशन करने का मतलब होता है जो ये चेक करता है कि जो लेखा जोखा तैयार किया गया है उसमें कमियां तो नहीं है, गलतियां तो नहीं है, डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, हेरा फेरी तो नहीं हुई है। सच अथॉरिटी इज नोन टू बी ऑडिटर। क्या कहते हैं? ऑडिटर। प्रोफेसर टीचिंग से होता है। क्रेडिटर जो लोन्स देता है, जो लोन्स देता है, बैंक को कह सकते, साहूकार को कह सकते। रजिस्ट्रार एक अथॉरिटी है जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। रजिस्ट्रार सभी ऑफिसेज में रजिस्ट्रार होता है। जैसे कोर्ट में रजिस्ट्रार होता है, वो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, उम्र, जाति, इन सब का लेखा जोखा वो रेडी करता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है रजिस्ट्रार होता है, वो आपका आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका इंटरमीडिएट कब हुआ, क्या परसेंटेज रहा, रिकॉर्ड्स, मार्क्स, ये सब लेखा जोखा रजिस्ट्रार के पास रहता है। ऑडिटर इन्हीं सबका एग्जामिनेशन करता है, स्पेशली पैसे से संबंधित जो भी लेन देन होता है उसका। तो ये डिफरेंस है दोनों में। आपको सिनोनिम बताना है इंटीग्रल का। इंटीग्रल किसको कहते हैं? इंटीग्रल जो जरूरी है, एसेंशियल है, रेलेवेंट है, जो चीज इंपरेटिव है एक तरीके से। अगर हम इसके सिनोनिम लिखें तो जो चीज इंपरेटिव है, नेसेसरी है, हाँ हाँ, एक वर्ड होता है इनकम्बेंट, नितांत आवश्यक। इंटीग्रल। अब दिमाग चलाइए सर। अनइंपॉर्टेंट, अननेसेसरी, एक्स्ट्रा, ये तीनों एक जैसे वर्ड नहीं है, जो जरूरी नहीं है,
जो जरूरी नहीं है, जो अलग से आ गया, ये तीनों क्यों होंगे? इसका मतलब है कि एसेंशियल हो जाएगा। सोचो, अगर आपको इंटीग्रल का मीनिंग नहीं मालूम है, स्टिल यू कैन अटेम्प्ट इट गोइंग बाय द रूल ऑफ एलिमिनेशन, एसेंशियल हो जाएगा। एसेंशियल को आप दूसरे शब्दों में इंडिस्पेंसिबल भी कहते हैं, इंडिस्पेंसिबल। एंटोनिम नहीं, सिनोनिम ही बताना है। ग्रास्प का, सर ग्रास्प किसको कहते हैं? ग्रास्प मतलब होता है सीखना, नोच लेना, दबोच लेना, जिसको आप ग्रैब भी कह सकते हैं। ग्रैब कर लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं। नॉलेज को ग्रैब करना, नॉलेज को ग्रास्प करना, गेन करना, एक तरीके से गेन करना, समझना, तो इंटरप्रेट जिसको कह सकते हैं, मेक आउट करना। अब समझिए सर, मिसकंसीव्ड, मिसअंडरस्टूड, मिस इंटरप्रेटेड, ये तीनों एक जैसे वर्ड है। मिसकंसीव किया, गलत आंक लिया, मिसअंडरस्टूड किया, गलत समझा, मिस इंटरप्रेट किया, गलत मतलब निकाल लिया। अंडरस्टूड हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 3। स्ट्रिंजेंट का आपको सिनोनिम बताना है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त। ध्यान से देखिए तो स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट के आसपास जाएगा। जो स्ट्रिंजेंट है वो स्ट्रिक्ट है, यानी कि जो सख्त है। अब इसके सिनोनिम में आप स्टर्न रख सकते हैं, STERN, स्टर्न रख सकते हैं। एक सीवियर वर्ड होता है, SEVERE, सीवियर रख सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब समझिए, माइल्ड मतलब हल्का, सॉफ्ट जिसको कहते हैं, हल्का नशा करते हैं आप। लूज मतलब ढीला, फ्लेक्सिबल जो हर जगह मैनेज कर ले इजीली, तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा सर? स्ट्रिक्ट हो जाएगा। फिर अगला वर्ड आ जाता है ई स्ट्रेंज। क्या हो जाता है सर अगला वर्ड? ई स्ट्रेंज। ई स्ट्रेंज का मतलब होता है जो चीज आपसे मेल नहीं खाती, जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, जो आपसे झगड़ा करता है, जो आपको अपना नहीं समझता। बेसिकली ई स्ट्रेंज में अगर डी लगा दे और ई स्ट्रेंज बना दे, तो ई स्ट्रेंज आपका वो पार्टनर है जो आपको अब फूटी आंखों भी देखना नहीं चाहता, झगड़ा है। वो पति पत्नी जिन्होंने तलाक ले लिया है सर, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिनमें ब्रेकअप हो गया, वो माँ बाप और बच्चे जो एक दूसरे से बात नहीं करते, अलग अलग घरों में रहते हैं, ये घर नहीं अलग है तो कमरे अलग अलग है और किसी से मतलब नहीं रखते हैं, तो जिनमें तनाव की स्थिति, वो स्ट्रेंज है। अब आप समझिए, एंगर ही तो हो जाएगा, क्योंकि एक और तरीका, काम मतलब शांति, पैसिफाई करने का मतलब शांत करना, अपीज मतलब शांत करना। सब पैसिफाई अपीज सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है मनाना, शांत करना, जिसको आप प्लकेट भी कहते हैं, सूद भी कहते हैं। एक वर्ड मॉलिफाई होता है। इन सब का मतलब होता है किसी को अच्छा महसूस कराना, ट्रांक्विलाइज हो सकता है। A healthy and fit person is less prone to chronic disease। पहली बात, प्रोन के साथ टू लगता है, मार्क कर लीजिए। दूसरी बात, प्रोन एक नेगेटिव वर्ड है। तीसरी बात, नेगेटिव क्या है? कमजोर वर्ड है। अगर आप प्रोन है तो आप बहुत वीक हैं, आप पे फट से कोई बीमारी असर करेगी, आप फट से बीमार हो जाएंगे। जो लोग मौसम बदलते ही बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, लगभग बहुत से लोग पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, वो प्रोन होते हैं डिजीज को लेकर। कई बार सड़कों पर लिखा रहता है एरिया प्रोन टू एक्सीडेंट, ये वो एरिया होता है जहाँ पे टर्न ज्यादा होगा, ब्लाइंड टर्न होगा, नैरो होगा, स्क्वायर होगा, जिसकी वजह से लड़ाई, गाड़ियां लड़ती ज्यादा होंगी। तो ऐसे एरिया जहां पर एक्सीडेंट ज्यादा ही होते हैं, तो वो कहे जाते हैं एरिया प्रोन टू एक्सीडेंट। तो प्रोन होने का मतलब होता है सेंसिटिव होना, वल्नरेबल होना, इनसिक्योर होना, कमजोर होना जिसको कह सकते हैं, फ्रेजाइल होना जिसको कह सकते हैं, FRAGILE, या वल्नरेबल होना जिसको कह सकते हैं, वल्नरेबल होना। प्रोन क्या हो जाएगा सर? प्रोन। अब आप समझिए सर क्या होगा सर। अनविलिंग का मतलब है आप दूर भाग रहे हैं, अवर्स का मतलब भी आप दूर भाग रहे हैं। अनविलिंग के साथ टू लगता है, अवर्स के साथ टू लगता है। इस टू के बाद जीरन भी आता है, ये भी याद रखिएगा। प्रोन के साथ भी टू लगता है। लोथ का मतलब घृणा करना होता है, हेट करना। जब आप लोथ करेंगे तो दूर ही तो भागेंगे। इंक्लाइंड हो जाएगा सर इसका सही आंसर, क्योंकि इंक्लाइंड का मतलब झुकने से है, इंक्लिनेशन से है। प्रोन का मतलब भी झुके होने से है, एक तरफ, राइट।
One word substitutions. A plan of journey including the route and the places that will be visited. मतलब आप यात्रा पर जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, कहाँ कहाँ ठहरेंगे, कौन कौन से प्लेसेस आप विजिट करेंगे, तो उसे आइटिनरी बोला जाता है। कुछ लोग शायद इसे इटिनरी बोलते हैं और मैंने जो पढ़ा उस हिसाब से इसे आइटिनरी बोलते हैं। आइटिनरी मतलब जिसमें आप यात्रा वृतांत इसको कहा जाता है हिंदी में। आइसोलेट करने का मतलब होता है अलग कर देना, यानी कि सेपरेट कर देना, सेग्रीगेट कर देना। इनफॉलिबल जो कभी गलती नहीं करेगा, वन हु नेवर कमिट्स a mistake. Impromptu, to the best of my knowledge, means बिना तैयारी का भाषण, जिसे एक्सटेम्पोर भी कहते हैं। बिना तैयारी के आपको बोलने को कह दिया, आपने बोलना शुरू कर दिया, वो इम्प्रॉम्प्टू हो गया। इनफॉलिबल स्ट्रॉन्ग वर्ड है, याद रखिएगा कि भले इसके आगे आईएन लगा पर ये पॉजिटिव वर्ड है। क्योंकि इनफॉलिबल, वन हु इज परफेक्ट, वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक, जो कभी गलतियां नहीं करता, वो तो अच्छी बात। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस, मतलब त्वचा और उसकी बीमारियों का अध्ययन किस में आता है सर? वो आता है डर्मेटोलॉजी में। डर्म का मतलब ही होता है स्किन। तभी तो नवरत्न, वो हिमानी कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है डर्मिकूल, ठंडा ठंडा कूल, डर्मिकूल टैग। डर्म का मतलब स्किन से होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। तो एपिडर्मिस स्किन को कहा जाता है, आउटर लेयर ऑफ स्किन को, तो डर्मेटोलॉजी हो जाएगा। ऑर्थोपेडिक का मतलब बोन से होता है। देखिए, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, ऑर्थो सेंटर होता है लंब केंद्र जिसको कहते हैं, तो ऑर्थोपेडिक्स बेसिकली बोन्स से रिलेट करता है, हड्डियां सीधी रहती हैं। सर हमारे पूरे शरीर की सारी हड्डियां सीधी हैं, हड्डियां कहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बेंड नहीं है, जॉइंट्स नहीं है, हड्डियां सब जगह सीधी। हड्डियां को जोड़ने के लिए बीच में लिगामेंट्स आ जाते हैं। आप समझने की कोशिश करिए सर, हड्डियां ऐसी हैं, ऐसी 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 ऐसे हो सकती हैं। आपका कंधे से हाथ ऐसे शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ, फिर ऐसे जा रहा है, तो ये सब, ये तो स्ट्रेट है ना, ये तो स्ट्रेट है ना, ये तो स्ट्रेट है, ये लिगामेंट्स बीच में आते हैं। ऑर्थोपेडिक्स। न्यूरोलॉजी आप समझ रहे हैं, मस्तिष्क से संबंधित, और गायनोकोलॉजी फीमेल से संबंधित, महिलाओं में जो समस्याएं बीमारियां हो सकती, उनकी बीमारियों का अध्ययन गायनोकोलॉजी में होता है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर एक पॉपुलर इडियम है, इसका मतलब होता है कि किसी को उसके बाहरी अपीयरेंस से जज ना करें। रेन वालों का ऐड आता है सर रेन वालों का ऐड आता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक लड़की जो है ऑटो रिक्शा से उतरती है और वो ऑटो रिक्शा जो है उसके फादर ड्राइव कर रहे होते हैं, तो बॉस को लगता है कि ये तो एक कमजोर घर से है, बट शी प्रूव्स टू बी वेरी टैलेंटेड, तो वो बोलती है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बाहर से देख के ना पता लगाइए, अंदर से। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डोंट जज समथिंग प्राइमरली बाय इट्स अपीयरेंस। देख करके नहीं पता लगाना चाहिए, करके पता लगाइए। Patients who lack medical insurance are often being ignored. ऐसे पेशेंट जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता, अक्सर उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब अक्सर उनका ट्रीटमेंट ही ठीक से नहीं किया जाता। तो जब किसी को छोड़ दिया जाए, मरने के लिए छोड़ दिया जाए, तो उसको कहते हैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। अकल लगाइए, सब बहुत ठंड पड़ रही हो, किसी को बाहर ठंड में छोड़ दीजिए, तो क्या होगा सर? मरी तो जाएगा सवेरे तक। लीव समबडी आउट इन द कोल्ड, किसी को मरने के लिए छोड़ दो। लूज योर मार्बल्स, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाना, पागल हो जाना। स्टेप अप योर गेम सर। स्टेप अप योर गेम का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है कि आप अपनी रफ्तार को बढ़ाएं, ठीक है, आप अपनी रफ्तार को बढ़ाएं। एन फॉर अ पेनी एंड एन फॉर अ पाउंड, इसका क्या मतलब हो सकता है? इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड का मीनिंग होता है somebody's intention to see an undertaking through, मतलब
मतलब जब आपको जानना चाह रहे हैं, हालांकि उसमें बहुत सारा समय लग सकता है ना, ताका झांकी कर रहे हो, और एक तरीके से मतलब आप कैसे तैसे करके आप बात को मनवाएंगे जरूर, और आपने एक तरीके से कर रखा है कि मैं इस काम को करूंगा, इस काम को भी करूंगा, डिटरमाइंड होना काफी हद तक। इसको कहते हैं इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड। स्टेप अप योर गेम मतलब स्पीड अप करना, अपने काम में तेजी लाना, स्पीड अप। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है जब कोई चीज बड़ी महंगी साबित हो, इतनी महंगी कि उसको खरीदने के लिए आपको अपना एक हाथ और एक पैर कटवाना पड़ गया या बेचना पड़ गया। समझ रहे, जैसे कुछ पाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए आपको घर बेचना पड़ जाए, जमीन बेचनी पड़ जाए, हाँ, पत्नी के रखे हुए गहने बेचने पड़ जाए, तो कोई चीज कितनी महंगी होगी। तो कोई चीज जो बहुत महंगी साबित हो, महंगी किसी भी फॉर्मेट में, पैसों के फॉर्मेट में ही हो, या मान लो कोई रिलेशनशिप ही है सर, उस रिलेशनशिप से आपको बहुत नुकसान हुआ सर, बहुत ज्यादा महंगी वो रिलेशनशिप पड़ी आपको, बोलते नहीं ये दुश्मनी तुमको बहुत महंगी पड़ेगी, तो उसमें क्या पैसा लग रहा है? नहीं सर, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ज्यादा आपको। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। ये क्यों रखा मैंने? ये इसलिए रखा कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 का मीनिंग में थोड़ा अंतर, उस अंतर को समझिए। टू बी क्वाइट इनएक्सपेंसिव, ओ मैंने ध्यान नहीं दिया, देखिए इनएक्सपेंसिव लिखा मैं पढ़ रहा था टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव, तो मैं ये बताता आपको कि काफी हद तक महंगा होना, लेकिन इसका सही आंसर है टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा होना। बॉयल दी ओशियन, आप पानी में आग लगा रहे हैं। चीजें बॉयल कब करती? जब उनको गर्म करिए, हीट करिए। और ओशियन, सर आप किसी भगोने में रखे पानी को बॉयल कर सकते हैं, ओशियन या रिवर के पानी में को बॉयल कर देंगे, फर्जी काम करना, मतलब एक इमेजिनरी गोल रख लेना, या अनरियलिस्टिक आइडियाज होना दिमाग में, मतलब जो अचीवेबल है ही नहीं कहीं से, फिजूल की बात, फर्जी। अंडरटेकिंग एन इम्पॉसिबल कोर और टास्क, फिजूल का काम करना, एक ऐसा काम करना जो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। I know it is not as easy as it appears to be and is particularly difficult in times of recession. मैं जानता हूं कि ये इतना सरल है नहीं जितना लग रहा है, और काफी डिफिकल्ट हो सकता है इन टाइम्स ऑफ रिसेशन, मंदी के दौर में। बाकी मैं जानता हूं इट इज नॉट एज इजी एज इट अपीयर्स टू बी, मतलब जो चीज जितनी सरल लग रही उतनी सरल है नहीं। अब इसको क्या बोलते हैं? ये 4 इडियम्स आपके सामने दिए गए। इजियर सेड देन डन, मतलब कहना सरल है, करना कठिन है। गिव इट अ वर्ल, वर्ल मतलब होता है गोल गोल घूमना, ऐसे जैसे तुमसे कहा यार नाचो यार, तो कह रहे यार मैंने कभी नाचा नहीं, मुझे नाचना नहीं आता। अरे यार गोल गोल घूमना ही तो, कोशिश करो भाई, नाच लो। गिव इट अ वर्ल, तो किसी काम को करने की कोशिश करना, अटेम्प्ट डूइंग समथिंग, अटेम्प्ट टास्क, किसी काम को करने की कोशिश करना। इन द फास्ट लेन, लाइफ इन द फास्ट लेन का मतलब होता है जब आपकी लाइफ बहुत तेज चल रही हो, क्योंकि सड़कों पर जो फास्ट लेन होती है उस पर आदमी बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा है, यानी आपकी लाइफ बहुत तेज चल रही है। हालांकि फास्ट लेन में होने में ये भी होता है कि थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है। द लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर, बहुत तेज लाइफ जिसमें हल्का फुल्का रिस्क भी है। तो एंजॉय वंस लाइफ विद लिटिल बिट ऑफ रिस्क, इसको कहते हैं क्राइंग वुल्फ। सिंपल सा फ्रेज है, मतलब झूठ मूठ का नाटक करना कि आप दुखी हैं। तो सही आंसर क्या होगा? इजियर सेड देन डन, कहना सरल है, करना नहीं। लग रहा है लेकिन जितना है नहीं, नॉट एज इजी एज इट अपीयर्स टू बी, जितना सरल लग रहा है उतना सरल है नहीं। तो इजियर सेड देन डन। कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, अब कीप एन ईयर टू द ग्राउंड मतलब कान खुले रखना, आसपास जो हो रहा है उसको नोटिस करना। सर जमीन पर ही जो घटना घटेगी उसी को तो आपको नोटिस करना, हवा में जो घटना घट रही है आसमान में उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सो इफ यू कीप योर ईयर टू द ग्राउंड मतलब आप जहां कहीं होते वहीं अपने कान भी रखते हैं, यानी आप अलर्ट होते हैं। ये नहीं कि आप हैं यहाँ पर, कान है घर पर, सोच कुछ और रहे हैं या सुन ही नहीं रहे हैं कुछ। सो कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, इसका मतलब होता है आहट सा भी हो तो पता चल जाए, कोई मतलब आ रहा हो तो आपको तुरंत लग रहा है कोई आ रहा है। जब कोई आ रहा होगा तो जमीन पर आवाज आएगी ना। सो इफ यू कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, तो जमीन पे आप अगर हल्की फुल्की भी आहट देख रहे हैं तो आप उसे नोटिस कर ले जा रहे हैं। स्टे अलर्ट, स्टे
cautious, to be stay informed and updated about everything. इसका ये मतलब है जब आप informed हैं, आपको सब कुछ मालूम है एक तरीके से. Keep an ear to the ground. Keep an ear to the ground. क्या मैं इसका आंसर चेक कर लूं? थोड़ा सा टाइम दीजिए. I'm getting a bit confused. नहीं, इसमें कैसे चेक करूं? इसका आंसर तो मैंने ही बनाया है. अलर्ट तो नहीं होता तो दूसरा हो गया. वेट करिए सर, क्या होता है कंफ्यूजन हो गया तो फिर हो ही गया. स्टे इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड अबाउट इट. सही लगाया तो है. बच गया, उन्हें नाक कट गई थी. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस. कीप एन ईयर टू द ग्राउंड का यही मतलब होता है कि आसपास जो हो रहा है उसको उसको लेकर के आपको सब मालूम होना चाहिए. राइट, मालूम होना चाहिए. ये बढ़िया ऑप्शंस दिए गए थे इसमें. यू मे नॉट लाइक योर जॉब. हो सकता है आपको आपकी जॉब ना ठीक लग रही हो, बट यू डोंट क्विट मेयरली इन द होप ऑफ फाइंडिंग अ बेटर वन. लेकिन इसे छोड़ो नहीं सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई बेहतर मिल जाएगी. व्हाई? बिकॉज इट इज बेटर टू हैव समथिंग स्मॉल बट सर्टेन रादर देन द मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रेट वन. क्योंकि बेहतर यही माना जाता है कि आपके पास कुछ है, भले ही छोटा है, पर है तो उसकी तुलना में कि आपको कुछ बड़ा मिल जाएगा. मतलब कहते हैं कि जो है तो उसके मतलब जो नहीं है आपके पास उसको पाने के चक्कर में जो है उसको ना खो दे आप कहीं से. तो इसको कहते हैं अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. आपके हाथ में एक चिड़िया है, उसकी कीमत झाड़ियों में दो चिड़ियों के बराबर है. ठीक है ना? हाँ, इस तरीके से जो चीज आपके पास है उसकी वैल्यू ज्यादा है और उसको ही रखना है आपको. नया पाने के चक्कर में उसको नहीं खो सकता. चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है जब आपके लक्षण आपके पेरेंट्स से मेल खा रहे हैं. सिमिलर इन नेचर या फिर अपीयरेंस, शक्ल सूरत हाथ पैर लक्षण में आप मेल खा रहे हो. सिमिलर इन नेचर और अपीयरेंस टू वंस फादर या फोर फादर्स. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है कि जो मौका हाथ से निकल गया उस पर अफसोस करने का क्या मतलब है ना. नॉट टू रिग्रेट ओवर गॉन अपॉर्चुनिटीज. फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है साफ सुथरा, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा. फेयर एंड स्क्वायर, साफ सुथरा यानी कि अपराइट, ऑनेस्ट, नीट एंड क्लीन. तो फेयर एंड स्क्वायर ये इसका ये मीनिंग हो गया. और सही आंसर है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. सिनोनिम बताना आपको सब्सटैंशियल इंक्रीज. इंक्रीज मतलब बढ़त, सब्सटैंशियल का मतलब होता है अच्छी खासी. अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो इंक्रीज ना के बराबर हुआ या तो बहुत हुआ. तो सब्सटैंशियल का मतलब होता है अच्छा खासा, ह्यूज. क्या? ह्यूज, बड़ा, मैसिव. एनॉर्मस ये बोलेंगे. तो सब्सटैंशियल इंक्रीज हुआ. अब आप समझिए, स्लाइट थोड़ा सा, लिटिल थोड़ा सा, नेग्लिजिबल ना के बराबर. कितना सिंपल है. स्लाइट हल्का सा, स्लाइटली हल्का सा. लिटिल थोड़ा सा, नेग्लिजिबल ना के बराबर. सिग्निफिकेंट भी तो होगा, जिसकी अपनी वैल्यू हो, वर्थ हो, ठीक ठाक, अच्छा खासा. सब्सटैंशियल.
डिस्पैरिटी। सर ये पैरिटी का उल्टा है, पैरिटी बनता है PAR से, PAR मतलब होता है बराबर, इसी से तो पैराग्राफ बनता है, इसी से पैरेललोग्राम बनता है, समानांतर चतुर्भुज। ऑन पार विद एक फ्रेज है, इसी से बनता है ऑन पार विद, जब दो लोग बराबर काबिल हो तो ऑन पार विद बोलते हैं उसको। तो PAR मतलब होता है समान, एक जैसा या एक बराबर, एक जैसा या एक बराबर। अब डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो जाएगा, भिन्नता, अलग अलग, जिससे उल्टा हो गया ना, भिन्नता, अलग अलग, भेदभाव, ये सब। अब समझो, सिमिलरिटी, लाइकनेस और रिजेम्बलेंस तो एक दूसरे की सिनोनिम है। सिमिलरिटी किसी से मेल खाना, लाइकनेस किसी के जैसा होना, रिजेम्बलेंस किसी के जैसा दिखना, तो ये तो एक जैसे वर्ड्स हो गए ना। आपको तो ऑपोजिट चाहिए, डाइवर्सिटी करिए। डिस्पैरिटी मतलब भिन्नता, अलग अलग, तुमको 10 रुपए सैलरी मिल रही है, मुझे 8 मिल रही, किसी को 12 मिल रही थी, ये डिस्पैरिटी है, भेदभाव, अंतर। द फूड विच इज नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, वो भोजन जो खाने योग्य नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे फूड को इनऑडिबल कहा जाता है, सॉरी इनएडिबल कहा जाता है, इनईटेबल, इनएडिबल, जिसे खाया नहीं जा सकता, जो एडिबल का उल्टा है, एडिबल जिसे खा सकते हैं, इनएडिबल जिसे खा नहीं सकते। डेजर्ट्स तो मिठाई को कहते हैं। डिलेक्टेबल मतलब स्वादिष्ट होता है, डिलीशियस। डिलेक्टेबल के सिनोनिम में आप डिलीशियस रख लीजिए, डिलेक्टेबल के सिनोनिम डिलीशियस, डिलीशियस रख लीजिए, माफ करिए, स्वादिष्ट जिसको कहते हैं। टेस्टी आप जानती हैं सर, मिठाई, डेजर्ट्स हो गया। और इनएडिबल होगा जो जो एक तरीके से किसी के लिए खाने योग्य भोजन जो नहीं होता, उसे इनएडिबल फूड कहते हैं। इमेजिन प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस। सामाजिक रूप से जब कोई ऐसा देश, दुनिया, समाज बन जाए जहां पर सब बड़ा अच्छा अच्छा, इमेजिन प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन, जहां सब बढ़िया बढ़िया हो, उसे यूटोपिया कहते हैं। इमेजिनरी है, याद रखिएगा, हेवन जैसी कोई चीज नहीं बोली जाती। यूटोपिया का मतलब ही होता है जब आपको लगे सब बढ़िया बढ़िया है, ऐसी दुनिया में हो, सपनों की दुनिया में होना। इनएविटेबल, जो चीज फिक्स है, होएगी होएगी, मतलब जो चीज हो के ही रहेगी, जो टाले से भी नहीं टलेगी, वो इनएविटेबल है, फॉर श्योर। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग, इनएविटेबल। अनार्की सर अराजकता को कहते हैं। इनएविटेबल का मतलब आप इम्पेंडिंग भी कह सकते हैं, इमिनेंट भी कह सकते हैं। IIIME, IMMINENT, इमिनेंट जिसको कहते हैं। अनार्की का मतलब होता है अराजकता, मतलब लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है, तो अनार्की कहते हैं। हीवन जैसी कोई चीज नहीं होती और उसको कोई रियलिस्टिक नहीं है। तो जो इमेजिन प्लेस है उसको आप, जहां पे सब बढ़िया है, उसे आप यूटोपिया कहेंगे। प्रैग्मेटिक, इसका मतलब क्या होता है सर? प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल हो, जो व्यवहारिक है, जो प्रैक्टिकल है, या एक तरीके से कहा जाए व्यवहारिक है, जो चीज रियलिस्टिक है, जो चीज रियलिस्टिक है। वर्केबल, प्रैग्मेटिक, जिसे आप प्लॉजिबल भी कह सकते हैं। प्लॉजिबल, रियलिस्टिक, वर्केबल, प्लॉजिबल, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, वास्तविक, प्रैक्टिकल। सिनोनिम में तो बताना है, इम्प्रैक्टिकल गलत, विजनरी गलत, आइडियलिस्टिक गलत, रियलिस्टिक होगा। आइडियलिस्टिक का मतलब चीजें हैं तो अच्छी अच्छी हैं, लेकिन क्या कहते हैं ना कि जो चीजें बड़ी अच्छी दिखती वो होती ही कहाँ है। तो आइडियलिस्टिक होने का ये मतलब है कि लग तो रहा सब अच्छा अच्छा, पर वो रियल में है ही नहीं ना सर, इसको कहते हैं आइडियलिस्टिक।
तो तो वो चीजें जो कल्पना का हिस्सा, जैसे आप आइडियलिस्टिक टोन में बात कर रहे हैं तो कहाँ कोई करता है सर, बहुत सॉफ्ट टोन में किसी से बात करना। तो प्रैग्मेटिक का सही सिनोनिम रियलिस्टिक हो जाएगा। आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ। फर्वेंट जिसको कहा जा सकता है, फर्वेंट भी कह सकते हैं। पैशनेट, एनर्जेटिक, इबुलियंट बोल सकते हैं। तो आपको आंसर मिल गया सर, पैशनेट हो जाएगा। ठीक, अब कोल्ड ठंडा, अनइमोशनल ठंडा, रिजर्व मतलब ठंडा, हाँ रिजर्व में कोई एक्शन नहीं है, अनइमोशनल है कोई मर जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चुपचाप बैठे। कोल्ड भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर्डेंट का जो सिनोनिम है वो पैशनेट ही तो होगा, और क्या हो सकता है सोच नहीं रहा। न्यूक्लियर पोल्यूशन हैज एडवर्स इफेक्ट्स on almost all the life forms existing across the globe। लिखा है कि जो न्यूक्लियर पोल्यूशन है उसका पूरी धरती पर जो भी लाइफ है, सारी लाइफ फॉर्म्स है, उन पर उसका एडवर्स इफेक्ट है। अब बताओ सर, पोल्यूशन का इफेक्ट कब से अच्छा होने लगा? तो नेगेटिव ही तो है, तो इसका मीनिंग हार्मफुल ही तो होगा, हार्मफुल ही तो होगा ना सर। तो आप बताइए सर, एक तो फ्रेंडली पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, फेवरेबल पॉजिटिव, नेगेटिव, वहां क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2, हानिकारक जिसको कैसे, एडवर्स इफेक्ट्स है, नेगेटिव इफेक्ट्स है। Mishandling and inappropriate uses of nuclear funds and related products lead to nuclear fuels, I'm sorry, and related products lead to nuclear pollution, which is a hazardous situation hindering global advancement and development। कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो गलत तरीके से जो हम न्यूक्लियर फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं और उनसे संबंधित प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, उससे न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है, हिंडर करती ग्लोबल एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट, मुसीबत भरी स्थिति, हजार्डस। अब हजार्डस का जो सिनोनिम है वो सेफ तो होगा नहीं, बेनिफिशियल तो होगा नहीं, हार्मलेस तो होगा नहीं, डेंजरस होगा, ये तीनों ही रॉन्ग वर्ड थे, रूल ऑफ एलिमिनेशन से हो गया। हार्मलेस जो नुकसान ना पहुंचाए, बेनिफिशियल जो फायदा पहुंचाए, सेफ मतलब जो सुरक्षित, तो डेंजरस हो जाएगा, तभी तो हजार्डस का मीनिंग आएगा। रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, जब किसी प्रकार को कोई इन्फेक्शन आपको ना हो पाए, तो ऐसे में आपकी बॉडी इम्यून है। आप क्या है सर? इम्यून है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी है सर। तो रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन मतलब ये बीमारी आपको नहीं होगी क्योंकि आप इम्यून है। क्या है? इम्यून है। एंटीडोट, एंटीडोट इन्फेक्शन, हाँ रेजिस्टेंट का मतलब यही है कि वो होएगा ही नहीं सर। एंटीडोट में तो जो हो रहा होगा इन्फेक्शन उसे वो खत्म करेगा, रेजिस्टेंट में वो इन्फेक्शन को होने नहीं देगा, रोक देगा। तो इम्यून ही होगा सर, इम्यून ही होगा ना। इमॉर्टल मतलब गैर नाही। स्टडी ऑफ बर्ड्स, पौधों सॉरी चिड़ियों को जब अध्ययन करते हैं, बर्ड्स की स्टडी किस में होती है सर? ऑर्निथोलॉजी में होती है। लास्ट ऑप्शन, बर्ड्स की लाइफ, एज, हैबिटेट्स, नेचर, मेटिंग, ये सब ऑर्निथोलॉजी का हिस्सा, पक्षी विज्ञान जिसको कहा जा सकता है। तो ज्योग्राफी मतलब पर्यावरण से संबंधित, प्लेसेस से संबंधित, लैंडस्केप से संबंधित। ज्योग्राफी, एलर्गोलॉजी, इसको आप पढ़ लीजिएगा सर, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स में क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। जूलॉजी में ह्यूमंस को लेकर स्टडी की जाती है, ह्यूमंस को लेकर। गोदी एक्स्ट्रा माइल, गोदी एक्स्ट्रा माइल का क्या मतलब होता है? आप देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, यहाँ पे डील है और ये थोड़ा और आगे चला है, इसके साथ डील करूंगी। सब आ रहे थे लेकिन वो इतना ही चले जितना कहा गया था, जितना लिखा हुआ था, लेकिन उसको लगा यार और आगे जाना चाहिए, तब मिलेगा मुझे मौका, तो वो और आगे चले गया। तो कुछ हासिल करने के लिए जब आप एडिशनल लेवल लगा दो,
अतिरिक्त प्रयास करो, अतिरिक्त बल करो, तो उसको कहते हैं गो दी एक्स्ट्रा माइल, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, इसको कहा जाता है। तो सेशन ओवर हो जाता है। मैं फिर से बता दूं कि जिन लोगों ने जिन्हें ना मालूम हो वो समझ लें कि ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए सीआईएसएफ, एएसआई, स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल 2023 एग्जाम के 4 सेट की इंपॉर्टेंट वोकैब्स डिस्कस करी हैं। सारी वोकैब की जो ई बुक है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम का नाम है अश्विन क्लासेस, राइट? और एप्लीकेशन का नाम क्या है सर? एप्लीकेशन का नाम है अश्विन क्लासेस लखनऊ, राइट? ये एप्लीकेशन का नाम है। वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर वर्ड पावर आपके लिए एक चैलेंज है और आपको मुझ पर भरोसा है, लगता है कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ाना जानता हूं, तो ये कंटेंट है इस बैच का। 3000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स, 1300 से भी ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजल प्रोवर्ब्स, 1000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स, 100 से भी ज्यादा स्टैंडर्ड रूट्स और 300 से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। और ये सब का सब मिलेगा आपको 499 में और वैलिडिटी है लाइफ टाइम। जब तक पढ़ना है आप पढ़िए, राइट? ये बैच बेस्ट बैच है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए वोकैब एक चैलेंज है। एक और बैच है मेरा, ये कंप्लीट बैच है ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें ग्रामर भी है, वोकैब भी है, कॉम्प्रिहेंशन है, राइट? ये इसके स्पेसिफिकेशंस है और ये बैच अवेलेबल है आपको 1199। आज की क्लास में इतना ही। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और बताएं कि कैसा लगा आपको ये सेशन। आप में से जो भी लोग ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, ये वेलकम। ठीक, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और a big thank you to all of you for being here till the end of this video. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।